क्लास 8th स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान में अलंकार। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण अर्थात गहना। जिस प्रकार भूषण का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है, उसी प्रकार भाषा में सौंदर्य के लिए अर्थ व शब्दों को सजाकर प्रकट किया जाता है। भाषा के इसी सौंदर्य को अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग गद्य व पद्य दोनों में किया जाता है। तो स्टूडेंट, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, है ना। जिस प्रकार नारी के शरीर को सजाने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य रूपी कलेवर को सजाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। भूतल तवा सा जल रहा, चम 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 करके चमचम बूंद चमकाए चक चक चमचम, है ना। पहले उदाहरण में गर्म धरती को तवे की तरह जलता हुआ गर्म बताया गया था। दूसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता को बढ़ाया गया है ना। जैसे जिस प्रकार वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, च च च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहाँ पर शब्दों को सजाने के लिए शब्दों की सुंदरता के लिए जिस प्रकार से वर्णों का यूज किया गया है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अलंकार देखिए, शब्दालंकार के भेद है और अर्थालंकार के भी भेद है। शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये भेद है, ठीक है। और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार, है ना। अब देखो, यहाँ हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार, जहाँ गद्य या पद्य में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। अब इनके हम डिटेल पढ़ेंगे। अर्थालंकार के भेद हम पढ़ रहे हैं। उपमा अलंकार देखते हैं। इसमें उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, है ना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना समान धर्म या गुण के आधार पर किसी अन्य वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। उदाहरण, फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है। बच्ची कैसी है? फूल सी कोमल, है ना। तो उपमा का क्या अर्थ हुआ? तुलना। उपमा अलंकार के 2 प्रमुख अंग होते हैं, उपमेय और उपमान। जिसकी तुलना की जाए। दिए गए उदाहरण में बच्ची उपमेय है। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान कौन होता है? जिससे तुलना की जाती है। जैसे दिए गए उदाहरण में फूल उपमान है, क्योंकि तुलना किससे की गई है? फूल से। किसकी की गई है? बच्ची की। ओके। अन्य उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, निर्मल तेरा, नीर अमृत सम उत्तम है, नील गगन सा शांत हृदय था उसका। ये सब किसके उदाहरण है? उपमा अलंकार के। नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार, जहाँ धर्म या गुण की समानता के कारण उपमेय व उपमान का भेद समाप्त हो जाता है ना। अर्थात जहाँ दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ना। जहाँ पर दोनों में उपमेय व उपमान के कारण दोनों का भेद ही समाप्त हो जाता है, वहाँ पर कोई भेद रहता ही नहीं है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, मतलब चरण ही कमल बता दिए गए हैं। अन्य उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत वसंत, स्वर्ण कमल सरसिज विहसित थे। तो ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत यानी कि उपमेय में अप्रस्तुत यानी कि उपमान। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत, जो प्रत्यक्ष होता है, और जो उपमान होता है वहां पर वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य होता है, कि संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो मनहु जानो जनु जनहु जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान है? इसमें ये शब्द दिए गए होते हैं, जैसे मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु, ये सब, ठीक। जैसे सुमुख गली में निकली, मनु गुलाब की टहनी लचकती, सुंदर गली में ऐसे निकलती है मानो गुलाब की टहनी लचकती है। मानो आ गया ना, तो मानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बच्चों और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो दे रखा है।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आपत परियो प्रभात, है ना। पाहन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये सब किसके उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जो बात बहुत ही बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण बताई जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हाथ में तलवार देखी वीर की, सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश होकर, है ना। यहाँ पर ये बताया गया है कि वीर की तलवार का वर्णन करते हुए उसे इतना सशक्त बताया गया है कि उसे देखते ही सैकड़ों हाथी है वो बेहोश हो गए। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो रही है ना। अन्य उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गए गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जो है वो जल गई। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। ये सब भी क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है मानवीय कण अलंकार। जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना का वर्णन हो, यानी निर्जीव का सजीव होना दर्शाया जाए, वहां पर मानवीय कण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, यहाँ पर फूल और कलियों में मानवता की क्रिया हंसने और मुस्कुराने को दर्शाया गया है। मतलब फूल क्या है? निर्जीव, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि जैसे वो सजीव है, मानव के समान हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अन्य उदाहरण क्या है? मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, सागर के उस पर सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। सागर के उर पर मतलब सागर के हृदय पर नाच कर लहरें जो है वो मधुर गान कर रही हैं। तो ये भी मानवीय कण उदाहरण का अलंकार का उदाहरण है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बन ठन के, ये भी क्या है? मानवीय कण अलंकार का उदाहरण है। ठीक, अब देखते हैं यह भी दोहराइए। जहाँ वर्ण व शब्दों के कारण गद्य पद्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये किसके उदाहरण है? शब्दालंकार के उदाहरण है। अब देखो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति के कारण भाषा सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे गीता गाना गाती है, यहाँ पर ग ग वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ग ग ग, है ना। तो यहाँ पर एक ही वर्ण के कारण भाषा में क्या हो गया है? सौंदर्य उत्पन्न हो गया है ना। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च च च की आवृत्ति बार बार आ रही है ना। यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त किया हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब यमक अलंकार ऐसा होता है जहां पर दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है कोई भी शब्द, लेकिन हमेशा उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब बादल का, घमंड घटा मतलब कम होना, घटना मतलब कम होना। तो यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक अर्थों के संदर्भ में होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई सा भी शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, है ना। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। तो यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा, जल और चमक तीनों के रूप में हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है आओ करें 5। ये क्वेश्चन आंसर आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे, तो इनके आंसर आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, उसके बाद आओ करें 6। निम्नलिखित वाक्यों में आए अलंकारों व उनके भेद बताइए। मुख चंद्रमा सा सुंदर है ना, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है इसमें चंद्रमा की। ठीक है, नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसका मैं आपको PDF सेंड करूंगी, तो आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा की पहचान। भाषा में भाषा, लिपि और व्याकरण, इनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आई होप आप अच्छे से जानते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण क्या चीज़ है। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा के रूप मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा में जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है मौखिक भाषा कहलाती है ना। और
लिखित भाषा में क्या होता है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। अब मौखिक भाषा में क्या होता है, श्रोता सुनकर अपनी बात को समझता है, जैसे उदाहरण वार्तालाप, काव्य पाठ, रेडियो प्रसारण, नाटक, चलचित्र आदि। और लिखित में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है और पाठक पढ़कर उसकी बात को समझता है। ठीक। उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, लिखित, वेबसाइट आदि। अब मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी जाती है उन्हें मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये भी आपको पता है। ये इस प्रकार है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी और उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ठीक है। ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक। फिर है बोली, जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती हैं लेकिन संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है ना, उन्हें बोली कहा जाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगरू, बघेली, मारवाड़ी, मेवाती, ये सब क्या है, बोलियों के उदाहरण है। ठीक है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है ना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और कुछ भाषा उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार है। यहाँ पर भाषा और लिपि दे रखी है, जैसे संस्कृत की भी देवनागरी है, कश्मीरी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, मगही की देवनागरी है, बांग्ला की बांग्ला है, उर्दू की फारसी है, जर्मन की रोमन है। इसी प्रकार मराठी की देवनागरी है, कोंकणी की देवनागरी है, संताली की देवनागरी है, बोडो की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। ठीक है। और अंग्रेजी की रोमन, फ्रांसीसी की भी रोमन। ठीक। अब देवनागरी की कुछ विशेषताएं, देवनागरी जो लिपि है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है और इस लिपि के अंतर्गत एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित है। ठीक है। इसके लेखन और मुद्रण में भी एक रूपता होती है, यह हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक। और व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। यह हमें बताता है कि ये जो है हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, मतलब किस प्रकार से हमें सही शब्द लिखना है उसका ये हमें बताता है। और ये बताता है कि भाषा में किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे और किस प्रकार करना है। इस प्रकार व्याकरण की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है, फिर यह वाक्यों में शब्दों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण वर्ण शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के नियम से भी अवगत कराता है। और वाक्य के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। ओके। अब ये जो है सही विकल्प है, इसका मैं आपको PDF बना के सेंड करूंगी, तो आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा और PDF बनाकर मुझे सेंड करिएगा। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, कृपया गंदा मत कीजिए। ओके। तो जिन स्टूडेंट ने कॉपीज और बुक्स कंप्लीट कर ली है वो PDF बनाकर मुझे सेंड करेंगे।